नमस्कार बच्चों, आईसीटी विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय 8 हम ले रहे थे सजीवों की प्रमुख क्रियाएं। हमने बात की थी पिछली क्लास में छोटे जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें पोषण की क्रिया किस प्रकार होती है। उदाहरण लिया था बच्चों हमने अमीबा, युग्लिना और केचुआ का। आज हमें शुरुआत करनी है बच्चों सबसे विकसित प्राणी इस पृथ्वी का मनुष्य में पोषण की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। चूंकि ये सबसे विकसित प्राणी है बच्चों, तो इसमें पोषण के अंग भी सुविकसित होते हैं और इसमें जो पाचन तंत्र पाया जाता है वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है। तो हम ये कहेंगे सुविकसित पाचन तंत्र उपस्थित होता है। इस पाचन तंत्र का जब हम अध्ययन करने लगते हैं बच्चों, तो सुविधा की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, या हम ये कहें पाचन तंत्र जो है वो दो घटकों से मिलकर के बना है। उसमें से पहला घटक है आहार नाल और दूसरा घटक होता है उससे संबंधित ग्रंथियां। तो नोट करेंगे बच्चों थोड़ा हम। मनुष्य में पोषण सुविकसित पाचन तंत्र द्वारा संपन्न होता है। पाचन तंत्र में दो घटक सम्मिलित हैं। सबसे पहला आहार नाल और दूसरा है संबंधित ग्रंथियां। यदि दोनों घटकों की संक्षेप में बात करना चाहें बच्चों, तो इस प्रकार से हम आहार नाल में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। सबसे पहले मुख गुहा, यहां से शुरू होती है यह आहार नाल। उसके बाद हमारी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका या जिसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रसिका या ग्रास नली। उसके बाद बच्चों आ जाता है आमाशय का हिस्सा। आमाशय के बाद आंत्र आती हैं, जिसमें छोटी आंत व बड़ी आंत सम्मिलित है। और बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा है बच्चों वो मल द्वार से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये सभी अंग मिलकर के जो एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं वो सारा तंत्र मिलके क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र। इसी प्रकार यदि हम इन संबंधित ग्रंथियों की बात करें बच्चों, यहां हम ले लेते हैं संबंधित ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में सबसे पहले हैं लार ग्रंथियां। ये सभी ग्रंथियां पाचन में अपना अपना सहयोग देती हैं। उसके बाद दूसरी है हमारी यकृत ग्रंथि। और बच्चों ध्यान देने की बात है, ये ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि जो पाचन की क्रिया में सहयोग करती है वो है अग्नाशय। ये ग्रंथि इकलौती एकमात्र ऐसी ग्रंथि है बच्चों जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि ये ग्रंथि दो तरीके से काम करती है। एक तो बहिर्स्त्रावी और दूसरा अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी भाग जो है उसका पाचन में कोई सहयोग नहीं है बच्चों, लेकिन जो बहिर्स्त्रावी भाग होता है इसका वो पाचन में सहयोग करता है, क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रावित किया जाता है और वो बहिर्स्त्रावी भाग से ही स्त्रावित होता है। तो पाचन में ये बहिर्स्त्रावी भाग जो है वो सहयोग करता है। इस प्रकार से बच्चों एक लाइन
पिक्चर आपके सामने आ गई है, एक रेखा चित्र आपके सामने आ गया है जिसमें हमने आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों के पक्ष को रख दिया। तो ये तो है कुछ पुस्तक से थोड़ी सी अलग हटके बात, अलग तरीके से आपको समझाने हेतु दर्शाई गई है। नोट कर लें फटाफट। उसके बाद हम चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों की पाचन तंत्र आखिर दिखाई किस प्रकार का देता है। नोट हो गया होगा बच्चों आपका। आगे आप देखिए पाचन तंत्र हमारा किस प्रकार का दिखाई देता है, आपके सामने प्रस्तुत है एक पीपीटी के माध्यम से। ये है हमारा पाचन तंत्र कुछ इस प्रकार का। पिछली क्लास में भी हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी थी बच्चों। मुख गुहा जो है वो इसमें प्रदर्शित नहीं है। उसके बाद का हिस्सा जो देखिए वो है ये आपका ग्रसिका वाला। मुख गुहा और ग्रसनी इसमें शो नहीं हो रही है। उसके बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद ये अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति में आमाशय। आमाशय जो है इसके पास ये संरचना जो है वो यकृत, यकृत से ही नीचे की तरफ कुछ स्थित है अग्नाशय, और फिर आमाशय जो है इसका अंतिम सिरा जुड़ा हुआ है छोटी आंत से, जो कि कुंडलित अवस्था में होती है। सबसे लंबा भाग है ये आहार नाल का और कुंडलित अवस्था में उपस्थित होता है। आहार नाल में छोटी आंत के बाद एक संरचना है बड़ी आंत, और बड़ी आंत का अंतिम सिरा बच्चों मलाशय और मल द्वार से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी आहार नाल है और भोजन की गति का क्रम भी लगभग यही रहता है। आइए लौटते हैं अपनी क्लास में। जो हम भोजन खाते हैं बच्चों उसकी गति किस प्रकार रहती है, किस प्रकार वो कहां कहां होकर के गुजरता है। तो हम ले लेते हैं भोजन की गति का क्रम, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक हिस्से में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। भोजन की गति का क्रम। सबसे पहले बच्चों भोजन जो है वो मुख गुहा के अंदर प्रवेश पाता है, जहां दांतों के द्वारा उसे चबाया जाता है। जीभ में उपस्थित स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं, और जो लार ग्रंथियां हैं वो लार स्त्रावित करती हैं, जिसका कार्य है भोजन को लसलसा बनाना, और उसमें उपस्थित एंजाइम भोजन पर क्रिया भी करता है। तो अभी ये डिटेल में पढ़ेंगे। मुख गुहा से जैसे ही भोजन शरीर में प्रवेश करता है बच्चों, उसके बाद ग्रसनी के द्वारा उसे आगे निगल लिया जाता है। ग्रसनी से भोजन जो है वो हमारी ग्रसिका या ग्रास नली में प्रवेश करता है। यहाँ भी पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। क्रमांकुंचन गति कुछ इस प्रकार की गति, क्रमांकुंचन गति के द्वारा ये भोजन आगे की ओर अग्रसर होता है। ग्रसिका से होता हुआ भोजन अब आमाशय में प्रवेश पाता है। आमाशय की जो दीवार है उनके द्वारा जठर रस या आमाशय रस का स्त्रवण किया जाता है जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है। पाचन की क्रिया यहाँ शुरू हो जाती है। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले यहीं शुरू होता है। 4 से 5 घंटे तक बच्चों आमाशय के अंदर भोजन रहता है। आमाशय के बाद भोजन जो है वो गति करता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ भी पाचन की क्रिया होती है। आंत्र रस भी है, यकृत से आया हुआ पित्त रस भी है, और अग्नाशय से आया हुआ अग्नाशयी रस। इस प्रकार पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस तीनों रसों की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का
जो उपापचय है, जो पाचन है, वो पूरा हो जाता है। इसके पश्चात भोजन जो है वो बड़ी आंत में आता है, जहां पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, केवल यहाँ जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। और उसके बाद बच्चों अपचित भोजन जो है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जहां मल द्वार के द्वारा उसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये भोजन का गति का क्रम रहता है हमारे शरीर में। अब हम लेंगे इसके बाद एक एक करके किस हिस्से में कौन सा पाचन होता है। गति का क्रम आप नोट कर लें। मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय मलद्वार। सबसे पहले बात करते हैं हम मुख गुहा। चलें आगे। ये जो मुख गुहा है बच्चों, ऊपरी व निचले होंठ द्वारा रक्षित रहती है। इनकी रक्षा की जाती है होंठ के द्वारा। दांतों द्वारा भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसी प्रकार लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रवण, लार द्वारा भोजन को लसलसा बनाना, ताकि वो आगे की तरफ आसानी से गति कर सके। और इसी प्रकार बच्चों एक एंजाइम होता है इसमें, जो मांड के कणों को किसमें बदल देता है, माल्टोज यानी शर्करा में बदल देता है। और वो एंजाइम है लार एमाइलेज। तो इतनी बात होती है बच्चों मुख गुहा में। इसके बाद भोजन जो ग्रसनी में आता है, उसका काम भोजन को निगलना है। तत्पश्चात भोजन कहाँ आता है, ग्रसिका या ग्रास नली में आता है, जिसमें भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। कोई पाचन क्रिया नहीं। यह भाग ग्रसनी को किससे जोड़ता है, आमाशय से जोड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर है ग्रसनी और इसके नीचे है आमाशय। तो यह भाग ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन आगे आमाशय में प्रवेश करता है।
फटाफट लिखें बच्चों। मुख गुहा की बात कर रहे थे हम। ऊपरी व निचले होठ द्वारा ये रक्षित रहती है। दांतों के द्वारा इसमें भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। जीभ में जो स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं वो भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। कड़वा है, मीठा है, नमकीन है या खट्टा है। लार ग्रंथियां जो उपस्थित होती हैं बच्चों, वो लार का स्त्रवण करती हैं और लार का काम भोजन को लसलसा बनाना है ताकि वो आसानी से आगे की ओर गति कर सके। और इसी प्रकार इसमें जो एमाइलेज एंजाइम है वो मांड को माल्टोज में बदल देता है। आगे ग्रस्ती में जब भोजन पहुंचा है उसका कार्य केवल भोजन को आगे की तरफ निगलना है और ग्रसिका के अंदर भी अभी तक कोई पाचन की क्रिया शुरू नहीं होती है। यह भाग ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। क्रमांकुंचन की गति के द्वारा भोजन आगे आमाशय में प्रवेश पा जाता है। ग्रसिका के बाद अब भोजन पहुंचता है बच्चों आमाशय में। आमाशय जो है बच्चों वो सबसे फैला हुआ थैलीनुमा भाग है आहार नाल का। सबसे फैला हुआ थैलीनुमा तथा अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति वाला होता है। जैसे ही बच्चों यहां भोजन आता है वैसे ही जठर रस स्त्रावित होने लगता है। भोजन के आते ही जठर रस, जिसे आमाशय रस भी कहते हैं, स्त्रावित होने लगता है। अब क्या क्या कार्य संपन्न होते हैं आमाशय में, जरा इस पर चर्चा करें हम। सबसे पहले बच्चों इसका कार्य होता है भोजन को संग्रह करना। जैसे कि हमने आपको बताया भोजन यहाँ 4 से 5 घंटे तक रहता है, तो पहला काम हो गया भोजन का संग्रह। दूसरा कार्य क्या है कि प्रोटीन का पाचन यहां से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तीसरा काम, इसमें जो अम्ल उपस्थित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाया जाता है। HCl द्वारा भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना तथा जीवाणु मुक्त करना। यदि उसके साथ कोई जीवाणु भी प्रवेश पा गए हैं तो उनको वो मुक्त करने का कार्य करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंजाइम उपस्थित हैं बच्चों, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स पर क्रिया करता है तथा उन्हें पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में बदल देता है। इसी प्रकार एक और एंजाइम है बच्चों, रेनिन। ये एंजाइम दूध का पाचन करता है और दूध में जो कैसिनोजन प्रोटीन उपस्थित है, कैसिनोजन प्रोटीन, उसको कैसीन में बदल देता है। ये कैसिनोजन किस में उपस्थित है? दूध में उपस्थित। तो ये सब क्रियाएं संपन्न होती हैं आमाशय वाले भाग में। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, ब्रेक का समय होता आया क्योंकि भोजन संग्रह करना, प्रोटीन का पाचन यहाँ प्रारंभ हो जाता है आमाशय में, और इसमें जो HCl उपस्थित है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जीवाणु मुक्त करता है।
यहाँ पर श्लेष्मा भी होती है बच्चों, जो श्लेष्मा आमाशय की दीवारों की इस HCl अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। इसी प्रकार पेप्सिन एंजाइम जो उपस्थित है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में बदलता है तथा रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजन पर क्रिया करके उसे कैसीन में बदल देता है। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं। आगे आमाशय के बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है छोटे आंत में। सबसे लंबी संरचना है ये और कुंडलित रूप में उपस्थित होती है बच्चों। अगर ये कुंडलित ना होती, सीधी ही व्यवस्थित होती तो बच्चों बहुत सारी इसको जगह चाहिए होती।
तो कम समय में ज्यादा लंबी संरचना आने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये कुंडलित रूप में, मुड़ी हुई संरचना के रूप में उपस्थित होती है। अब जहां तक शाकाहारी प्राणियों की श्रुदांत यानी छोटी आंत की बात की जाए बच्चों, तो इसकी लंबाई ज्यादा होती है उन प्राणियों की तुलना में जिनका भोजन मांस है, यानी मांसाहारी प्राणियों में इसकी लंबाई छोटी होती है, जबकि शाकाहारी प्राणियों में ये काफी लंबी होती है। छोटी आंत की संरचना को 3 भागों में आगे विभाजित किया जा सकता है, 3 हिस्सों से मिलकर के बनी हुई है ये। सबसे पहला है ड्यूोडिनम, पहला हिस्सा है ड्यूोडिनम। दूसरा है जेजुनम और तीसरा हिस्सा कहलाता है इलियम। ये जो ड्यूोडिनम वाला भाग है ये इसका प्रारंभिक हिस्सा है, छोटी आंत का शुरुआती सिरा है। इस सिरे में आकर के यकृत से और अग्नाशय से जो रस स्त्राव करने वाली नलियां हैं, यकृत से पित्त रस आएगा बच्चों और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा इन नलिकाओं के द्वारा। कौन से हिस्से में? ड्यूोडिनम में। इसी प्रकार जो ये जेजुनम वाला मध्य भाग है उसका कार्य होता है भोजन का पाचन करना और उसका अवशोषण करना। छोटी आंत में बच्चों इसकी दीवारों में रसांकुर जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा अवशोषण का काम किया जाता है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उनका अवशोषण किया जाता है रसांकुरों के द्वारा। साथ ही साथ आंत्र की भित्ति भी एक रस स्त्रावित करती है, आंत्रीय रस, उसका स्त्रावण इस भाग में किया जाता है। तो ये बात हो गई आपके मध्य भाग की। रह गया अंतिम सिरा इसका पश्च भाग इलियम, जो कि बड़ी आंत के पहले भाग यानी कॉलन से जाकर के जुड़ेगा। अभी बड़ी आंत की बात हम करेंगे आगे। तो इलियम जो है इस छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा है, पश्च भाग है। यहां पर भी कई सारी पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। आप ये नोट कर लें बच्चों। इसके बाद बात करेंगे हम कि छोटी आंत में कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। आगे चलें बच्चों। कार्य की बात करते हैं हम। छोटी आंत में किन किन कार्यों को संपन्न किया जाता है। सबसे पहली यदि हम बात करते हैं तो अग्नाशयी रस द्वारा भोजन का जो माध्यम अम्लीय बना हुआ था पहले, उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशयी रस तभी काम कर पाता है बच्चों, इसलिए उसके द्वारा अग्नाशयी रस द्वारा भोजन का माध्यम क्षारीय बनाना। ये वो स्थान है जहां कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचक स्थल है ये।
जब पाचन हो चुका है बच्चों तो अवशोषण भी किया जाना आवश्यक है, इसलिए रसांकुरों के द्वारा अवशोषण की क्रिया की जाती है। इतना ही नहीं, आंत्र रस में कई पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंत्र रस में उपस्थित पाचक एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया संपन्न की जाती है। आंत्र रस में उपस्थित पाचक एंजाइम द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न की जाती है। इसमें हम लेंगे बच्चों उन पाचक एंजाइम्स के नाम। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो एक एंजाइम है पेप्टिडेज। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बच्चों अभ्यास से याद हो जाएंगे आपको। पेप्टिडेज जो है वो पेप्टोन्स पे क्रिया करता है और इसे अमीनो अम्लों में बदल देता है। इसी प्रकार एक और एंजाइम है माल्टेज। उसका काम क्या है? माल्टोज को किस में बदल देना? ग्लूकोज में बदल देना। सरल शर्करा है ग्लूकोज, उसमें बदल दिया जाता है। तीसरा एक एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज किस पे क्रिया करेगा? सुक्रोज पे क्रिया करता है। अधिकतर एंजाइम्स के नाम आप देखेंगे जिस पदार्थ पर वो क्रिया करते हैं उसी के आधार पर उनके नाम भी दिए गए हैं। तो सुक्रेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? सुक्रोज पर क्रिया करता है और इसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी प्रकार अगला एंजाइम है हमारा लैक्टेज। ये एंजाइम दूध में उपस्थित शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। अगला एंजाइम जो है, यहां पर कई सारे एंजाइम है बच्चों, पहले ही हम बात कर चुके थे। लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करेगा और इसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। एक और एंजाइम की बात हम कर सकते हैं। यदि आपने ऊपर का लिख लिया हो बच्चों थोड़ा सा तो मिटा दें। एक और एंजाइम है जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज। ये एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम बच्चों अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। तथा निष्क्रिय होता है। किस अवस्था में है ये? निष्क्रिय अवस्था में है। और ट्रिप्सिन कैसी अवस्था है? सक्रिय अवस्था है। तो इतनी सारी बात हो जाती है बच्चों छोटी आंत के साथ। आंत्र रस में पेप्टिडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और एंट्रोकाइनेज अलग अलग पदार्थों पर ये क्रिया करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अंत में भोजन छोटी आंत से गति करता हुआ जब इलियम के सिरे पर पहुंचता है तो वो बड़ी आंत में प्रवेश पा जाता है। थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। अगला हिस्सा है भोजन के प्रवेश का, बड़ी आंत। छोटी आंत का
अंतिम सिरा, क्या नाम था उसका? इलियम। बड़ी आंत के प्रारंभिक सिरे, और इसे नाम दिया गया है कॉलन, से जुड़ता है। यानी इलियम किससे जुड़ जाती है बच्चों? कॉलन से जुड़ जाती है। जैसे हमने छोटी आंत के 3 भाग पढ़े हैं, वैसे ही बड़ी आंत को भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभक्त। सबसे पहला जो इसका भाग है वो कहलाता है, अभी अभी आपको बताया, कॉलन। दूसरा हिस्सा जो है वो इसका वो है सीकम, और तीसरा और अंतिम सिरा रेक्टम या मलाशय। बड़ी आंत में बच्चों पाचन, क्योंकि छोटी आंत में ही पूरा हो चुका है, तो किसी भी प्रकार के पाचन की क्रिया तो यहाँ संपन्न होती नहीं है। केवल काम होता है बड़ी आंत में, जो जल और लवण अभी भी उस पचित अंश में बचे रह गए हैं, उनका पुनरावशोषण, उन्हें वापस अवशोषित कर लिया जाता है। कॉलन की बात कर रहे थे, प्रारंभिक सिरा है ये बड़ी आंत का, और इसका काम है श्लेष्मा स्त्रावित करना। इस श्लेष्मा के द्वारा ये जो पूरा मल द्वार है उसको बच्चों कैसा रखता है? चिकना रखता है। दूसरा भाग है इसका सीकम, जो कि अंतिम सिरे पर अपेंडिक्स, नाम सुना होगा आपने, अपेंडिक्स से जुड़ा रहता है। इसकी भूमिका शाकाहारी प्राणियों में होती है, वहां सेल्यूलोज का पाचन ये अपेंडिक्स करता है। हम मनुष्यों में ये रूडिमेंट्री है, अवशेषी अंग के रूप में रहता है। लास्ट जो सिरा है, अंतिम सिरा बड़ी आंत का, वो है बच्चों मलाशय, और ये इसका क्या कहलाता है? अंतिम सिरा, जहां से ये मल द्वार से जुड़ा रहता है। कार्य यदि हम बात करें तो ऐसा कोई विशेष कार्य इसका नहीं है पाचन से संबंधित, तो पाचन क्रिया तो यहां नहीं होती, लेकिन जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। साथ ही साथ श्लेष्मा द्वारा मल द्वार को चिकना बनाया जाता है। ताकि अपचित पदार्थों को आसानी से निष्कासित किया जा सके। समय समाप्ति की ओर है बच्चों, थोड़ा सा फुर्ती से लिखेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं है आपका। आप महसूस कर रहे होंगे बच्चों कि कितना सारा क्रियाकलाप करना पड़ता है जब भी हम कोई पदार्थ खाते हैं। भोजन जब भी हम किसी रूप में कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कितने सारे रसों का स्त्रावन करना पड़ता है। इसीलिए बड़े लोग हमें क्या कहते हैं बच्चों कि हर मील के बीच में कुछ अंतराल होना चाहिए, यानी कम से कम 3, 4, 5 घंटों का गैप जरूर होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की मशीनरी को, हमारे शरीर की जो क्रिया प्रणाली है उसको भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल सके।
वरना ये सारा काम बार बार होता जाएगा, ये रस बार बार स्रावित होंगे, क्योंकि जो भी भोज्य पदार्थ हम खा रहे हैं, इस शरीर के इस अंग का काम क्या है, उसका पाचन करना। इसलिए आगे से हम क्या सबक लेंगे कि जब भी हम कोई भी एक मील खाने के बाद दूसरा मील खा रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल जरूर। इस प्रकार आपने जाना कि भोजन जो मुख गुहा से प्रवेश करता है, आखिर शरीर में प्रवेश करने के बाद उसका क्या होता है। तो इस प्रकार बड़ी आंत तक आते आते ये जो है भोजन जिसका पाचन हो चुका है, जल और खनिज लवणों का पाचन हो चुका है, और अब अपशिष्ट पदार्थ जो कि मलाशय में एकत्रित रहते हैं और समय आने पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ तक बच्चों बात हो जाती है पाचन की क्रिया की। अगली क्लास में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।